समझो, देखो उत्तरी पूर्वी मानसून में तुम कहा था, इसे खुद लिख सकते हो तुम, लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून को थोड़ा तमीज से पढ़ लो तो एक बार और, ठीक। क्या कहना चाह रहे वो भी समझ लो। उत्तरी पूर्वी मानसून को कैसे समझना, कैसे जरूरी है। अगर उत्तरी पूर्वी मानसून को समझना ना थोड़ा और गहराई से, और गहराई से, क्योंकि उत्तरी पूर्वी मानसून पहले भी तुमने लिखवा चुका, पिछले वाली वीडियो में सब बताया, लेकिन मैं आज तुम्हें समझाऊंगा उत्तरी पूर्वी मानसून को तुम और किस प्रकार लिख सकते हो। एक्सप्लेन करने का थोड़ा अलग तरीका होगा, समझेंगे, थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, और डेप्थ में जाकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं बाद में समझाऊंगा तुम्हें ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्या क्या विधि होगी, यानी गर्मियों के टाइम पर भारत के अंदर मौसम किस तरह परिवर्तित हो और किस तरह वर्षा हो, और लिखने का रुतबा भी बताऊंगा सारा का सारा। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून को समझने के लिए पहले मैं सहारा लूंगा, अक्षांश रेखाऊंगा, और एक एक चीज बताऊंगा कैसे लिखना होगा, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। समझ में आया बात है? फिर तुम्हारा नंबर लगेगा यहीं से। अब ये बताओ, ये हमारा अर्थ, हमारा प्लेनेट है, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर प्लेनेट, ये हमारा और ग्रह है। इस ग्रह पर ऊपर देखोगे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, और यदि विषुवत रेखा के उत्तर में ये एक 35 डिग्री अक्षांश, ये नीचे 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फेरल। तो जो फेरल थे ना, उनका ये कहना था, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे गहराई वाली बातें बता रहा हूँ क्योंकि दिखनी होगी अभी तुम्हें। उत्तरी पूर्वी मानसून को आज थोड़ा अच्छी तरह पढ़ते हैं, समझ में आया बात? या उत्तरी पूर्वी मानसून क्यों कह रहे हैं, ये बात तुम्हें पता हो जानी चाहिए। तो एक वैज्ञानिक थे फेरल ने क्या बात बताई थी, उन्होंने ये कहा था कि देखो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी गोलार्ध, उसमें 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास ना हवाएं चल पड़ती है। हाँ सच में हवाएं चल पड़ती है। अच्छा, इन हवाओं को ना पवने कहते हैं। अच्छा, पवनों का नाम भी इनका अलग ही, इनका नाम व्यापारिक पवने हो। अच्छा, व्यापारिक पवने क्या हो? अच्छा, तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश व्यापारिक पवने चल पड़ती हैं। और यहाँ जहाँ विषुवत रेखा मौजूद है, विषुवत रेखा पर तापमान अधिक हो तो यहाँ अधिकतम तापमान की पेटी हो, अधिकतम तापमान की पेटी हो। और दूसरी खास बात है, यहाँ ना जहाँ अधिकतम तापमान होगा वहाँ निम्न दाब होगा। तो यहाँ अधिकतम तो तापमान होगा और निम्न दाब होगा, और जो चीज़ कम, जहाँ किसी चीज़ की कमी होगी ना कोई से भरने के लिए जरूर चलावा। आया समझ में आया? जैसे तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, समझ आई बात? या तो उसको कुछ ना कुछ हमेशा आगे फुलफिल कर देगा। नंबर फर्स्ट, आपको पढ़ाई में बिजी हो जाना चाहिए। दूसरा, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर तुम अकेलापन महसूस तो उसको भरने, सब चीज़ का हल है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई हल नहीं है। समस्या बाद में हो, हल पहला जा। आया समझ में? ताला बाद में बनना चाहिए, पहले बनना, रियलिटी बात हो। दूसरी खास बात क्या हो कि हाँ ना, जो जहाँ विषुवत रेखा हो, विषुवत रेखा के पास निम्न दाब का अक्षेत्र विकसित हो जा। यस, विषुवत रेखा के पास क्यों हो जा? क्योंकि वहां अधिकतम तापमान हो, साल भर सूर्य की किरणें यहाँ खड़ी पड़ती रहती है। अगर आप विषुवत रेखा पर खड़े हो जाओ ना तो आपकी परछाई इतनी सी दिखाई देगी। इसका ये मतलब हो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात हो, एकमात्र ऐसा स्थान है। और पृथ्वी का ना अधिकांश जो भूखंड स्थल है, जो समझ, जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप, वे सारे उत्तरी भाग में, यानी दुनिया की अधिकांश जनसंख्या ऊपर रहती है। 80% जनसंख्या, लेकिन केवल 20% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में रहती है। ऑस्ट्रेलिया हुआ और दक्षिण अफ्रीका हुआ और नीचे दक्षिण अमेरिका हुआ। अधिकांश जनसंख्या तो ऊपर ही बची, उत्तरी भाग में बसी हुई। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत यहाँ तक? बताऊंगा कि लिखना कैसा, डोंट वरी, पहले समझ लो, समझ विकसित कर रहा हूँ तुम्हारे। दूसरा, यहाँ विषुवत रेखा पर जहाँ भी अधिकतम तापमान होगा वहाँ निम्न दाब का अक्षेत्र विकसित होगा। समझ में बात? या उत्पन्न होगा, विकसित ना कहते, उत्पन्न कहो। समझ में आई बात? ये भी हमारी पता कौन सी रेखा है, ये हमारी विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर न अधिकतम तापमान होने के कारण क्या होता, वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता, उत्पन्न हो जाता। समझ में आया बात? और जब यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र, निम्न दाब का लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ। जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा, निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा, तो उसे भरने के लिए कुछ ना कुछ आएगा। तो साइड से स्थल खंडों से ना, साइड से स्थल खंडों, अच्छा ज़्यादा स्थल खंड तो ऊपर, कम स्थल खंड नीचे, ऊपर ज़्यादा स्थल खंड, नीचे कम स्थल खंड। तो इतनी तो बात पक्की, ऊपर तो जो पवनें आएंगी वे हमेशा सूक्ष्म होगी, और नीचे स्थल नहीं है, नीचे स्थल कम, वहाँ महासागर ज़्यादा। तो नीचे की जो पवनें आएंगी ना, ये बात भी गारंटी के साथ, उनके साथ नमी ज़्यादा मात्रा में होगी। ये कॉमन सेंस यूज़ कर पा रहे क्या? हल्का हल्का फील आ रहा है ना? समझ गए? मैंने भी नहीं बताया तुम्हें। अब ऊपर तो सारा स्थल खंड, उस वाले मैप को देखो तुम, वहाँ से देखो फटाफट देखो, इस वाले मैप को देखो जल्दी फटाफट, इस वाले मैप को दिखाई दे रहा है वाला मैप, कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसके उत्तर वाला भाग देखो, सारा का सारा स्थल खंड नहीं आया। जब ये स्थल खंड मौजूद है यहाँ मैप के अंदर, तो यहाँ जो पवनें यहाँ से चलती होगी, इधर जाती होगी पवनें, व्यापारिक पवनें जाती होगी, तो व्यापारिक पवनों के पास नमी कम मात्रा में नहीं होगी।
क्योंकि ये स्थलखंड ने, स्थलखंड की खास बात हो वे बता क्या हो, स्थलखंड जल्दी 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 तो ठंडे हो और जल्दी गर्म हो जा, जल्दी। महासागर पता क्या हो, देर में ठंडे होंगे देर में ही गर्म होंगे। हाँ ये बात भी है, सवाल आ जाएगा तो पेपर में। जो महासागर हो गए तो बताओ जो व्यापारिक पवन नीचे से आ गई, दक्षिणी भाग से आ गई, तो ये बताओ उनके पास ज़्यादा मात्रा में नमी नहीं होगी। मेरे पास मैप का भाव, उपकरणों का भाव, अगले साल में डिजिटल बोर्ड ले लूंगा ना, तो फिर मुझे इतना डाटा खींचने की जरूरत नहीं पड़नी, मैं भी जिन्होंने बताने की जरूरत नहीं पड़नी। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत? अच्छा लगा मेरा स्टाइल? ठीक, इसे लग रहा है मुझे चेतना आ रहा है, इसे लगा मुझे चेतना है। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत? ज़्यादा दिक्कत हो रही तो उस पर लेट जाओ, उसके सहारे पड़े जाएगा, जा वो सही रहेगा। सबसे लास्ट में चली जाओ कोने में। अच्छा चप्पल निकाल के जाइए, जाओ। चलो तुम इधर देखो, देखो ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ए बात समझ में आ रही क्या? ए बात समझ में आ रही? मैनू ए बात देख लो, बात समझ में आ रही? हाँ ये सही है। अब थोड़ा आरामदायक, ठीक। जिंदगी में आराम भी बहुत जरूरी हो, लेकिन आराम हराम भी हो, किसने कहा था? किसने? शाबाश, वेरी गुड। ऐसी बातें तो याद रहते हैं वो। तो ये बात बताओ, जो पवने ऊपर, अच्छा ये पवने का चलने का भी ठिकाना अलग ही टाइप का हो। ये पवने ना इधर ही क्यों जा रही, इधर तो हमारा पश्चिम, इधर हमारा पता क्या पूर्व, तो ये पवने ना सीधे ना जाते हुए ये थोड़ा पश्चिम की तरफ जाती है। यह बात फेरल ने बताई थी, और कहा था ये पवने ना ऐसे पहुंचेगी जहां निम्न दाब का क्षेत्र होगा ना, और निम्न दाब का क्षेत्र होगा, निम्न दाब होगा, उच्च ताप होगा, और ऐसा ना ऐसा करके ऐसे ऊपर उठ जाएगी पवने, ऐसे चलने लगी। समझ नहीं बात है? फिर ऐसे ऐसे करके चल लगी धीरे धीरे, समझ गए? इस बात को थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ, अलग तरीके से। मान लो यह हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमारा 35 डिग्री अक्षांश है, ये 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है हमारा, ये 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश। और यहाँ से साइड से ये पवने आई, और यहाँ पता कौन से दाब का क्षेत्र, 0 डिग्री अक्षांश पर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित नहीं हो रखा। जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो रखा है तो ये बताओ लो प्रेशर का रेट हो रखा है, तो साइड से पवने आएंगी, और पवने आएंगी तो ऐसा करके ऐसे ऊपर उठ जाएगी, साइड से यहाँ भी पवने आएंगी, और ऐसा करके ना ऐसे ऊपर उठ जाएगी। और कुछ पवने, जो पवने स्थलखंड से बहकर आई उनके पास नमी कम मात्रा में होगी, और जो सागर से बहकर आई उनके पास नमी ज़्यादा मात्रा में होगी। आर यू इमेजिन? जितनी अच्छी कल्पना कर लोगे ना, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला। जलवायु को कभी देखा ही नहीं जाता, तो जलवायु को कल्पना करी जाती है, तो कल्पना करनी जितनी अच्छी सीख जाओगे, चैप्टर इतना अच्छा तुम्हारा हो जाने वाला। यस और नो? ओके। तो ये बात बताओ, ये बात बताई थी फेरल ने, किसने बताई थी? फेरल के नियम के अनुसार निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों ओर से दक्षिणी, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से, दोनों ओर से उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिम की ओर, पश्चिम नहीं अदर, पश्चिम की ओर पवने चल पड़ती है, जिन्हें व्यापारिक पवने कहते हैं। इन व्यापारिक पवनों का नाम पता है कैसे रखा जाता है? जिस स्थान से पवने आती है उस स्थान के नाम पर इनका नाम रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ये हमारी दिशाएं होती है, ऊपर होता है हमारा उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व, ये हमारा पश्चिम। इधर अगर पवने इधर से आएगी, इधर से आ रही है पवने, तो जिधर से आएगी इधर से आएगी, इधर जा रही है नहीं जा रही है, तो जिधर से आएगी इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी। तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने कहते हैं। कोई भी जहाज अगर इनके संपर्क में आ जाए ना, तो जहाज का पेट्रोल डीजल कम हो जा। अगर कोई जहाज हवा की चले चल रहा, हवा भी इधर ही जा रही, तो इसका मतलब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के संपर्क में आया तो पेट्रोल कम लगेगा। यस, समझ में आया बात यार? ठीक। अगर कोई जहाज जा रहा है इधर, ऑस्ट्रेलिया से इधर जा रहा है, इंडिया की तरफ जा रहा है, तो उसको पता रहा उत्तरी जो पवने ने व्यापारिक पवनी कब किस टाइम चलेगी, तो उसमें क्या हो, पेट्रोल डीजल बच जाने का। जहाज को बंद कर दो, जैसे ढलाई पे जाकर तुम अपनी गाड़ी का पेट्रोल बंद कर दो, और ढलाई पे गाड़ी जा रही। इसीलिए ना व्यापार में काम देती है, व्यापार में मदद करती हैं, इसलिए ना व्यापारिक पवने नाम रखा गया। और पवनों का नाम उसी स्थान के नाम पर रखा गया जहाँ तक पवने आई है। तो पवने अगर इधर से आई तो नाम रखेंगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक, साथ में जोड़ देंगे उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने। बात समझ में आई? अगर स्थल खंडों से बहकर आई ना तो नमी रहित होगी, आर्द्रता कम होगी उनके अंदर। अगर सागर के पास से आई ना आए, तो इतनी बात तो तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी होगी चार्ट देखने पश्चात, मैप देखने पश्चात, कि जो दक्षिण की तरफ से, दक्षिणी भाग से पवने आती है वे ज़्यादा नमी युक्त होती है। यस, जब तो भारत के अंदर जो मानसून हो ना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ज़्यादा प्रभावी हो। आया समझ में? 90% वर्षा इसी जल के कारण हो, ये भी बात तुम जानते हो, पता लग गया ये बात क्यों। अब धीरे धीरे
इतना ही नहीं, इतनी बात बता दो मुझे, आवाज समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जो लो प्रेशर हो एक हाई प्रेशर हो, इसमें समझ लो लो प्रेशर क्या हो, निम्न दाब का क्षेत्र क्या हो और उच्च दाब का क्षेत्र क्या हो। मान लो तुम्हारे हाथ पास में कोई बोतल है, बोतल है मेरे पास, कोई बोतल लिखा कोई है, मैं भी बोतल लेकर आता हूँ। देखो लो प्रेशर हाई प्रेशर को ऐसे समझा जा सकता है। अभी देखो तो मेरे हाथ में बोतल है, ठीक। अब मैं बोतल के साथ क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक, कि कैसे साइड से पवनी चल पड़ती है। तुमने देखा, मैंने निम्न दाब का क्षेत्र विकसित कर दिया, साइड से पवनी चल पड़ी, इसे दबा दिया। समझे नहीं क्या? इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट। ये देखो ध्यान से सुन, ध्यान से, ध्यान से। ये जो बीच में दिखाई दे रही विषुवत रेखा, विषुवत रेखा दिखाई दे रही है, विषुवत रेखा, इसके पास क्या हो, अगर ताप ज्यादा हो, ताप जब ज्यादा होगा तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा। उस नाम निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए साइड से क्या चल पड़ती है, पवनी चल पड़ती है, और ऐसा करके ना फिर ऐसे उठ जाती है ऊपर। देखो मैं ऐसे खींचूंगा, देखो भागो। मामा जी कल नाची थी, नाची नहीं नाची, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई, समझ गई। हाँ इस बार सोच रही यहाँ एक अपनी रखी सा वीडियो पड़ी, दिखाऊं कैसे नाचे है। ये कपड़े पहनने के थे यही। शिवानी भी नाच रही थी, ऐसा करके नाच रही, अकेली नटी है, सब रुक गए या नहीं रुकी, सबसे लास्ट में रुकी है। हाँ चलो चुप हो जाओ। अच्छा ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ए बात समझ में आई? ए बात है? एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, यही फेरल का नियम है। किसका नियम है? मजा आ रहा है? नहीं, दो बैठ सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इधर आ जाओ, देखो ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। फेरल का नियम समझ में आया कि कैसे साइड से पवने चल पड़ती है और निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आती है पवने। अच्छा एक खास बात और, ये पवने पता कहाँ से आती है? जहाँ उच्च दाब का क्षेत्र विकसित हो, उच्च दाब का क्षेत्र, कहीं उच्च दाब का क्षेत्र विकसित हुआ होगा, समझ नहीं बात, वहां से पवने चल पड़ती है, साइड से पवने चल पड़ती है, ऐसा करके ऊपर उठ जाती है। हो सकता है जो पवने ऊपर उठी ना, ये नमी युक्त हो सकती है, हो सकता है नमी रहित हो सकती है। ऐसे समझ लो, जहां निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा ना, ये बात ये अब तुम्हें याद रखनी, साइड से पवने चल पड़ती है, और ये साइड से जो पवने चलेगी ना, ऐसा करके ऊपर उठ जाएगी। हो सकता है अगर मैं नमी युक्त हुई तो वर्षा करेगी, अगर नमी रहित हुई तो वर्षा नहीं करने की, छुटपुट वर्षा करेगी, कम मात्रा में नमी होगी, नहीं तो फिर तेज भरी धूल भरी आंधियां चलेगी। आंधियां जो कि देखी जा सकती है, पता कब? तब देखी जा सकती है उत्तर भारत के मैदान में, जब गेहूं का टाइम, मार्च अप्रैल के महीने में जब टाइम आता है। शादी में टेंट में खड़े हो, खाना खा रहे हो तुम, टेंट उड़ रहा हो, हाथ में प्लेट हो और उसमें रेता भर गया हो, तुम क्या सोच रहे हो मुझे पता नहीं, सब यहाँ सब मुझे सब मालूम हो। समझ में आया बात? है ऐसा हुआ कितनों के साथ, ऐसा हुआ, हाथ खड़ा करो ऐसा। एक बार शादी में उनके साथ ऐसा हुआ था, 1 2 3 4 के साथ, तेरे साथ नहीं ऐसा हुआ? तेने सब सारी तेरी कर रखी थी ना, और इंदिराज की तेरी छोड़ दी ना। चुप जाओ, बात ना करो। अरे बैठे इनका तो एग्रीमेंट हो रखा है, जब तक गांव में जो भी मरेगा ना, तो नहीं बात है, उसकी तेरी की चावल जरूर खाएगा नहीं। दोनों के साथ प्लान बना के जाएगी, ये क्या है, ये तो आगे चलेगी, ऐसे सलाह देगी, ए सीधी चल सीधी, उसकी सीनियर है ना, सीनियरिटी। अब मीनू क्या करेगी, सुनो मीनू क्या करेगी, इनका वो मीनू उनकी इतिहासकार है, ये दोनों का इतिहास लिख, समझ आई बात, इनके साथ साथ चलेगी, ऐसे चल रही थी वैसे चल रही, वैसे टाइप का। समझ में आया? मजा आया? पता लग गया? अच्छा समझा रहे थे आप उत्तरी पूर्वी मानसून समझा रहे थे, और घुस गए आप कहाँ से, क्या बदतमीजी है, तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है यहाँ से। आप उत्तरी पूर्वी मानसून समझाओ ना, तो ये बताओ व्यापारिक पवने समझ में आएगा? व्यापारिक पवने ना पश्चिम की तरफ जाती है, पूर्व की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है, और जब पश्चिम की तरफ जाती है ना, ऐसा करके, और ये ऐसे जाकर ना विश्व तरह के पास जाकर ऐसे ऊपर उठ जाती है, फिर ऐसे चल पड़ती है ऐसा, फिर उसी भाग में वर्षा करती है। समझ में? दिमाग ना खराब कर। यह कौन सी रेखा? विश्वत रेखा।
35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश आसपास तो पवनें चल पड़ती है। वो क्यों चल पड़ती है तुम बता दिया, क्योंकि यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ, उसी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए ना स्थल खंडों से और सागर से पवनें चल पड़ती है। समझ नहीं बात या, जो अगर पवने सागर के पास से होगा ही तो पक्की बात है नमी तो 100% होगी उनके अंदर। अगर स्थलखंड से होगा ही तो स्थलखंड के अंदर ना नमी बहुत कम सूक्ष्म पवने होंगी में। समझ नहीं बात। और स्थलखंड की एक खास बात हो कि स्थलखंड ना जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं, और जो सागर है ना वे जल्दी ठंडे होंगे, देर में ठंडे होंगे, देर में गर्म होंगे। इस बात को समझाने के लिए तुम एक काम कर सकते हो, अपने यहाँ छत पर जाना और छत पर जो बनाया फर्श होगा ना, समझ नहीं बात या, और फर्श पर जाके एक बाल्टी पानी रखना। समझ नहीं बात है, एक बाल्टी जैसे पानी रखोगे ना, एक तरफ एक हथेली रखना फर्श पर और एक हथेली रखना पानी पर, तो कौन जल्दी फर्श जो कौन जल्दी ठंडा कौन जल्दी गर्म वो गर्म होगा बताओ। अरे बेवकूफ हो गया, हथेली क्यों गर्म होगी? आज जल्दी गर्म कौन सा होगा? जल्दी गर्म होगा फर्श। पानी का देर में गर्म होगा नहीं, तो पानी को तुम सागर समझो, उस स्थलखंड समझो, तो स्थलखंड देर में जल्दी ठंडे होते, जल्दी गर्म हो जाते हैं। समझ में आई बात या? जब इसकी खास बात हो महासागर की, जल्दी गर्म हो, महासागर की देर में ठंडा होगा, देर में ही गर्म होगा। समझ आई बात? जल्दी ठंडे होंगे, जल्दी गर्म होंगे, कौन? स्थलखंड। समझ में आया बात या? ये खास बात हो, ठीक। जब अब बताओ, अभी धूप चली गई तो तुरंत ठंडा हो जाएगा, फिर आएगी महासागर को पता, महासागर पानी उसके अंदर, पानी गर्म करने में कितना टाइम लगा? जब पानी में रोड लगाते हो कितना टाइम लग जा, इस बात से अंदाजा लगा लो। समझ में आई बात है? छोटे छोटे उदाहरण लेकर बड़े उदाहरण समझ सकते हो तुम, तो थोड़ा सा साइंस प्रयोग होगा इसमें। समझ में आया बात है? अभी तो मैंने तुम्हें फेरल का नियम समझाया, लिखने का सारा तरीका बताऊंगा, उत्तरी पूर्वी मानसून में कैसे लिखना, मेन चीज़ें पहले समझ पैदा कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ ITCZ क्या भला है। एक वो ITCZ नाम पूरा बताने जा रहा हूँ, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण अभिसरण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। पता लग गया? ये पता कहाँ विकसित होगा? ये वहीं होगा जहां उच्च तापमान होगा। और विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, और जमीन वहां की धधकने लगती है, आसपास की जमीन। और यहाँ ना निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, और यहाँ जो क्षेत्र विकसित होगा उसी और उच्च ताप का, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो, और जहाँ टेम्परेचर हाई होगा ना, वही जो क्षेत्र होगा पूरा का पूरा जो जोन होगा, वही हमारा कहलाएगा ITCZ। उसे बोलना है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः। लेकिन खास बात यह हो पता क्या, कि जो सूर्य हो ना, अगर सूर्य उत्तर में चला जाएगा तो जो क्षेत्र, तो फिर ऊपर की जमीन गर्म होगी, तो जहां की जमीन गर्म होगी वहीं ITCZ होगा। यानी सूर्य के साथ साथ चलेगा, सूर्य ऊपर तो ITCZ ऊपर, सूर्य नीचे तो ITCZ नीचे, जहां की जमीन गर्म होगी। ये क्षेत्र ना कभी स्थिर नहीं होता कि विषुवत रेखा के पास रहने वाला, ना 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 ना। आज समझ में, 22 मार्च का नाम सुना? 22 मार्च के आसपास ये ITCZ यहाँ रहता। अभी मार्च आने वाला, अगला महीना 22 मार्च के आसपास, 22 मार्च को यही रहता है। अब 22 मार्च के बाद ना ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ने स्टार्ट कर देगा, और जब उत्तर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा तो ये जो क्षेत्र है ना उष्ण कटिबंधीय अभी यो ITCZ का क्षेत्र, ये भी उत्तर की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। और 21 जून तक ना ये समझ जाओ कर्क रेखा पर पहुंच जा, तो कर्क रेखा पहुंच जाएगा तो फिर वहाँ की जमीन गर्म होगी, और जहाँ भी ITCZ जाएगा वहीं की जमीन गर्म होगी, और जहाँ की जमीन गर्म होगी वहीं निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा, और जहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा वहीं से साइड से पवनें चल पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? दोबारा फिर बताने जा रहा हूँ, मैं बता दूंगा तुम ITCZ क्या हो, मैं मारूंगा मजा, ठीक। ITCZ को बोलते हैं इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। याद रहा ये बात, यह सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ ये बात, यह अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र हो, ये तो निम्न दाब का क्षेत्र हो, तो फिर टेम्परेचर बहुत हाई होगा यहाँ का। अच्छा बताओ, जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा उसके आसपास का पानी उसका वाष्पीकरण नहीं हो जाएगा? इसका मतलब जहाँ ITCZ होगा और वहाँ अगर पानी हुआ तो उसका तो पक्का वाष्पीकरण होगा। ये बात सही है गलत? इसका मतलब क्योंकि वहाँ उच्च तापमान होगा, और जहाँ तापमान ज़्यादा हो पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उठ जाता। अपने घर में पानी तुमने गर्म नहीं करा, पानी वाष्पन को ऊपर नहीं उठता। ऐसा समझ, पानी वाष्पन को ऊपर क्यों? क्योंकि तापमान ज़्यादा हो जाए,
तो बताओ जहाँ जहाँ ITC जेड ज़्यादा वहाँ निम्न तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र होगा, और जब निम्न दाब का क्षेत्र होगा वहाँ से साइड से क्या चल पड़ेगी, पवनें चल पड़ेगी उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए। ये बात बताओ, समझ में आई नहीं। और ITC जेड कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ सूर्य जाएगा। अब सूर्य 22 मार्च को कहाँ से, विषुवत रेखा पर, अब वो कहाँ जाने वाला, उत्तर में 22 मार्च के पास, धीरे धीरे उत्तर में बढ़ना स्टार्ट कर देगा 22 मार्च के बाद। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी 1 मई, हाँ 1 मई को दक्षिण भारत तक पहुँच जाए ITC जेड हो रहा। इधर देखो 10 मई को यहाँ, 20 मई को यहाँ, 1 जून के आसपास यहाँ पहुँच जा, और 21 जून को पूरा कर्क रेखा पर पहुँच जाओ। ये ITC जेड बनाया मैंने तुम्हें समझाने के लिए, ऐसा जाओ। जैसे जैसे बता, अच्छा यहाँ ITC जेड गया होगा, यहाँ से ITC जेड यहाँ आ गया, फिर ITC जेड यहाँ आया होगा, ITC जेड यहाँ आया होगा, ITC जेड यहाँ आया होगा, तो ITC जेड फिर ऊपर गया होगा धीरे धीरे। जरा एक बात बताओ मुझे, जब गर्मियों का मौसम हो तो ITC जेड जो ITC जेड, ध्यान तो सुनना चाहिए, ITC जेड यहाँ नहीं आ जा, कभी ITC जेड यहाँ भी तो आ गई। जब ITC जेड यहाँ आगा ना, तो ये जो वाला भाग है जिस पश्चिमी जेठ धारा, जो पश्चिमी जेठ धारा जिसमें दक्षिण जेठ धारा कहते हैं, ये यहाँ नहीं बहती, फिर ऊपर बहना स्टार्ट कर दो यार। बताओ गर्मियों के टाइम पर कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो, क्यों, क्योंकि पता क्या हो, जो ITC जेड वो खिसक गया और खिसक को ऊपर चला गया, और जो वर्षा ना पहले यहाँ हो रही थी वो ऊपर खिसक कर चला गया, क्योंकि यहाँ धूल भरी आंधियाँ चलेगी। तो पता लग रहा है ना, हल्का हल्का, तो हल्की हल्की फीलिंग यही तो ग्रहण करनी, ये तो खेल है सारा सारा। देखो मैंने कहा तुम गर्मियों के मौसम में क्या होगा, पहला आगा मई के ऊपर बाद जैसे जून चलोगे तो ITC जेड ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ तो फिर गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जब गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी इस सब क्षेत्र में सारे में गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, और जब गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो ITC जेड है ये भी ऊपर खिसक जाएगा, खिसक नहीं जाएगा, यानी जो दक्षिण जेठ धारा ना, जेठ धारा ऊपर बहना स्टार्ट कर देगी गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में नहीं, गर्मियों के दिनों में। तो गर्मियों के दिनों में जाकर चाइना में वर्षा करेगी, यहाँ मेरे यहाँ नहीं वर्षा करने की है, जिसे दक्षिणी जेठ धारा कहते हैं। तुम बात समझ में आ रही है हल्की हल्की, ये किसके कारण होगा, इतनी समझ पैदा होनी चाहिए तुम्हारे भीतर। और किताबों बहुत जटिल तरीके से लिखा हुआ, बहुत जटिल तरीके से। और जब मैं खुद पढ़ रहा था ना, समझ नहीं बात है, मैंने माजिद हुसैन की किताब पढ़ी, मैंने NCERT पढ़ी, सारी चीज़ पढ़ी, मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो भी देखे हुए, समझ में आई बात है। तो मुझे नहीं लगा कि इसे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बच्चों को समझ नहीं पाता कैसे कहाँ से लिखना स्टार्ट करो। पहली बात तो उसके भीतर समझ पैदा हो जा, अगर समझ पैदा होगी तो फिर लिखने का नहीं हो। तो जलवायु बहुत पेचीदा टॉपिक है, मैं जितना टाइम दूंगा से इतना ही बेहतरीन होता चला जाएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया, गुरुजी आपने ही बताया देखो कि फेरेल के नियम के अनुसार ना दोनों साइड से, उत्तरी गोलार्ध से भी दक्षिणी गोलार्ध से भी साइड से पवनी चल पड़ती है। पूछूंगा सारी बात, याद रखना बात, या क्योंकि वहाँ ना विषुवत रेखा पर साल भर 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो, और वहाँ तापमान अधिक हो, और जब वहाँ तापमान अधिक होगा तो वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा। अगर वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा, चलो एक बार देख लो उत्तरी पूर्वी मानसून कैसे लिखोगे। और लास्ट बार मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ, सब लिखना है, कुछ नहीं छोड़ना। उत्तरी पूर्वी मानसून में देखो, जो उत्तरी पूर्वी मानसून होगा, उत्तरी पूर्वी मानसून में सर्दियों में 2 कारण वर्षा होगी। एक तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये वर्षा होगी उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होगी। समझ में आई बात है। अब तुम पता लग चुका है ये मानसूनी पवनें आ रही कहाँ से, व्यापारिक पवनें हैं। उत्तरी पूर्वी मानसूनी व्यापारिक पवनें बोल लेंगे ना, उत्तरी पूर्वी पवन नहीं आए, व्यापारिक पवनें और मानसूनी पवनें हैं। देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, कैसे कैसे लिखना, हेडिंग बनाएंगे हम उत्तरी पूर्वी मानसून। अब देखो यही है जो लिखने का खेल है सारा का सारा। उत्तरी पूर्वी मानसून में लिखेंगे कि पृथ्वी के, ये पृथ्वी तो हमारी है, कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ 35 डिग्री अक्षांश, और 35 ऐसे लिख सकते हैं 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से व्यापारिक पवनें चलती हैं। लिख दोगे, व्यापारिक पवनें चलती है। ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा के समीप पहुंचकर, ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा के समीप पहुंचकर, सबसे सुनूंगा याद रखना बात है, ये व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा के समीप पहुंचकर ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर। ब्राइट में लिख लेंगे फेरेल के नियम के अनुसार, ठीक। विषुवत रेखा पर निम्न दाब तथा उच्च दाब का क्षेत्र पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक।
ये व्यापारिक पवने जब उत्तर वाले भाग से होकर आती है, उत्तर वाले भाग में ये बताओ सारे में महाद्वीप नहीं आए, ये व्यापारिक पवने जब उत्तर वाले भाग से बहकर होकर आती है, उत्तर वाला भाग नहीं आया, उत्तर वाले भाग से बहकर आती है, तो इनमें नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अच्छा, आई कहाँ था उसे कौन बोला? ये जब उत्तर वाले भाग से बहकर आती है तो इनमें नमी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उत्तरी भाग पर उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश क्षेत्रफल पर स्थलखंड पाया जाता है, क्योंकि उत्तरी भाग में अधिकांश क्षेत्रफल स्थलखंड पाया जाता है। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? अब स्थलखंड पाया जाएगा तो नमी होने की नहीं, इसी कारण इतनी बात बताओ समझ में। इसी कारण इनमें नमी या आर्द्रता की मात्रा कम पाई जाती है। ओके, देखो तो यहाँ तक मैं सारा जो चित्र में ना जो मैंने समझाया वो ये, बस उसका क्रम नहीं तोड़ना। जो मैं क्रम है ना, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा। सारा खेल क्रम का, मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, समझ में आ बात है? सर्दियों के दिनों में, जब सर्दियों का दिन होगा तो ये बताओ भारत यहाँ नहीं स्थित है, तो भारत ना पूरा इन उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अंतर्गत चला जा। पूरा ये भारत है ना सर्दियों के दिनों में ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अंतर्गत चला जा। भारत देखो यहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित है, ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अंतर्गत चला जाएगा। ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, ऐसा समझो। तो भारत ना सर्दियों के दिनों में ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अंतर्गत चला जाएगा। और जब भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अंतर्गत सर्दियों के दिनों में, कब? तो उत्तरी पूर्वी जो उत्तर में और पूर्व में, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन हो जाता। और जब जैसे अधीन हो जाता तो ये ना उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन ये इनके तुम्हें पता नहीं के अंदर नमी होती नहीं। जब नमी नहीं होती नहीं तो ये ना ये हिमालय से टकराकर उसके पिछले वाले भाग में तो वर्षा कर देती है, लेकिन ना सर्दियों के दिनों में ये शीतलहर के रूप में लगभग पूरे भारत में दिखाई पड़ती है। सर्दियों के दिनों में ना पूरे भारत के अंदर शीतलहर के रूप में दिखाई पड़ती है। लगभग संपूर्ण भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर शीतलहर के रूप में दिखाई पड़ती है। कभी कभी तो दिल्ली के अंदर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता इन व्यापारिक पवनों के कारण, इन व्यापारिक पवनों के कारण, जो सूक्ष्म मात्रा में भी होती है। जहां से चाहो वहां से लिखना स्टार्ट कर दो, एक बार अगर समझ में आ जाए। लेकिन जो क्रम से लिखने का तरीका हो वो तो अलग ही हो, पहले समझ लो, फिर मैं सारा सूत्रों में पिरूंगा। तो तुम 2-3 बार बताऊंगा सर। आज जब जैसे इसके अधीन हो जाएगा ये समझ जाओ, तो फिर ना जैसे ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, ये पश्चिम बंगाल, ये उत्तरी पूर्वी जो राज्य भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के ऊपर से होकर गुजरती है, तो वहाँ से बंगाली की खाड़ी से ना नमी प्राप्त कर लेती है। और नमी प्राप्त करने के बाद ना तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जाकर वहाँ से टकराने के बाद उसको वर्षा कर देती है। समझ आई बात है? ऐसा जो मानसून है उसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं यहाँ तक? तो दिक्कत यहाँ तक, ठीक। और दूसरा एक हेडिंग अलग से बना देंगे ITC-JAD, जिसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मेन चीज़ था तुम्हें समझाना, वो तुम्हारी समझ में आ चुका। अगर तुम्हें लग रहा कि तुम्हें लिखना चाहिए तो तुम लिख भी सकते हो। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं? यह बात भी तुम्हें पता लग गया ITC-JAD कभी स्थिर नहीं होता, ITC-JAD खिसकता रहता। और जहाँ ITC-JAD खिसकता रहेगा ना, यह बात मैं दोनों भी लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात बताओ दिक्कत कि यहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून के बारे में लिख लोगे, वही चीज़ें जो मैंने पहले लिखवा रखी। समझ बात है? वहाँ पवनों के बारे में लिखवाया था, ये मानसून है। समझ में आया बात? या और अब तो तुम्हें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर में और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर 2 ही जगह वर्षा होती है। जो उत्तर वाले भाग में वर्षा होती है दक्षिणी जेट धारा के कारण, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानती है, उसके कारण वर्षा होती है। और जो दूसरे नंबर पर जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण यहाँ वर्षा होती है। समझ में आई बात? 2 ही जगह वर्षा होती है, ठीक। ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होगी वो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होगी। अब लिखना किस तरह, एक बार पूरा शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ कैसे कैसे लिखना। उत्तरी पूर्वी मानसून हेडिंग बनाई, डायग्राम बनाया पूरा का पूरा। ये उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें बना दी इस तरह करके, ये वाला डायग्राम ही बना दिया। 0 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री अक्षांश, 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, यानी बीच वाले भाग को लिख दिया ITC-JAD। ये वाला ITC-JAD का क्षेत्र। समझ आई बात है? ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ तो लिखना स्टार्ट करते हैं। फेरल के नियम के अनुसार दोनों ओर से, फेरल के नियम के अनुसार, ऐसे यहीं से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध 35 डिग्री अक्षांशों से दोनों ओर से व्यापारिक पवनें चल पड़ती है। आया समझ में? व्यापारिक पवनें चलती है, चल पड़ती है कि मतलब चल पड़ती है। जब ये विषुवत रेखा के समीप पहुंचती है तो ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। विषुवत रेखा पर चूंकि उच्च ताप तथा निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है, विषुवत रेखा पर उच्च ताप तथा निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को हम ITC-JAD कहते हैं। ITC-JAD। उसके बाद उसके ब्रैकेट में लिखोगे ITC-JAD के ब्रैकेट में अंतर्राष्ट्रीय, उसको बोलते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं अंदर, इसके नाम से जानते हैं इसे। जब इसे इसके नाम से जानते हैं इतना लिख दोगे, ठीक। और ये वाला बात लिखोगे, चूंकि ITCZ स्थिर नहीं रहता है, ITCZ हमेशा खिसकता रहता है, समझ आई भाई, ITCZ खिसकता रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। इतना लिखने के बाद आप पता क्या लिखोगे, इतने लिखने के बाद लिखोगे सर्दियों के दिनों में पूरा भारत, लगभग संपूर्ण भारत व्यापारिक पवने, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने सर्दियों के दिनों में लगभग समूचा भारत या संपूर्ण भारत, समूचा भारत कह दो, संपूर्ण भारत कह दो, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन आ जाता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के अधीन आ जाता है। क्योंकि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें रूस के पूर्वी भाग या साइबेरियन नक्षत्र से चलती है, और जैसे ही चलती है तो उनके अंदर नमी की मात्रा कम पाई जाती है, या आर्द्रता कम होती है, ये आर्द्रता रहित होती है, और ये लगभग पूरे भारत के अंदर शीतलहर के रूप में दिखाई पड़ती है। लेकिन उसके बाद लिखेंगे लेकिन ये जब पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से होकर गुजरती है तो बंगाली घाटी से नमी चुरा लेती है। उसके बाद ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पहुंचकर धड़ाधड़ वर्षा करती है या घनघोर वर्षा करती है। समझ आई बात है, ठीक। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है कोई दिक्कत। लेकिन इसके कारण ना, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण ये भारत के अंदर अपना इतना असर नहीं दिखा पाता, बस यही वर्षा होगी। समझ में आ बात है। मेन चीज़ों ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, और ज़्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। और मैं तो समझाने के लिए तो इतनी बात बताओ, समझ, ये मैंने पूरा बात बोल कर बता दिया, वीडियो सारा बताया मैंने, बोलकर सारा लिख सकते हो, लास्ट वाला सारा लिख लेना, डोंट वरी। अब हम समझेंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसे बदलता, उसकी क्या क्या क्रियाविधि। तो ये बात तुम समझ चुके कि जो ITCZ कैसे खिसकता रहता। बात बताओ, समझ में आई नहीं आई है, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो ये हमारी विषुवत रेखा, ये हमारी पृथ्वी, ये विषुवत रेखा 22 मार्च के दिन ना, लगभग 22 मार्च की बात बता रहा हूँ मैं, 22 मार्च विषुवत रेखा, जो सूर्य है वो विषुवत रेखा तो उत्तर में जाना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून आ जाना, फिर गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो भारत ये ऊपर जाएगा। तो भैया भारत में भी लगा सर, तो बताओ अभी सूर्य उत्तरायण, उसे कहते हैं सूर्य उत्तरायण हो रहा है, यानी सूर्य उत्तरायण जा रहा। अब बताओ जहाँ सूर्य जाएगा वहीं तो ITCZ जाएगा। ITCZ कुछ नहीं का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ अधिकतम तापमान है, आया समझ में, जहाँ तापमान उच्च, हाई तापमान है, हाई टेम्परेचर है वहाँ, समझ बात, जहाँ हाई टेम्परेचर लेकिन दाब निम्न होगा, तो जब निम्न दाब को लो प्रेशर होगा तो निम्न दाब को भरने के लिए साइड से हवाएं चल पड़ेगी, तो जरूर हवाएं आएंगी। इतना कॉन्सेप्ट समझने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, पता नहीं मैंने कितने सारे वीडियो देखे होंगे, समझ नहीं बात है। वीडियो देख के भी तब भी मुझे समझ में नहीं आया, तो फिर मैं किताबें पढ़ी मैंने, फिर सबसे ज़्यादा मजा आता था NCERT में, 9th क्लास के NCERT में और 11th क्लास के NCERT में। तो बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम तुम्हें समझा रहे कि यो ना, जो विषुवत रेखा के पास निम्न तापमान पाए, अधिकतम तापमान पाया जाएगा, अधिकतम तापमान की पेटी पाई जाए, यहाँ उच्च तापमान की पेटी जिसे बोलते हैं, उच्च तापमान और निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाएगी यहाँ, तो निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाएगी, उच्च तापमान की पेटी पाई जाएगी। जो उच्च तापमान की पेटी पाई जाएगी तो उसे इतने क्षेत्र को हम ITCZ कहते हैं। और जो ITCZ कभी स्थिर नहीं होता, ये खिसकता रहता है ऐसा। और 22 मार्च के बाद ना विषुवत रेखा 22 मार्च के बाद ना सूर्य होना स्टार्ट हो जाएगा उत्तरायण। और भारत के अंदर ना जब 22 मार्च हो तो भारत के अंदर तो धीरे धीरे जैसा आगे खिसकता रहेगा, तो ITCZ भी भारत में पहुंच चुका होगा। देखो ITCZ अभी यहाँ से जैसे मार्च के बाद अप्रैल आगा, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आगा, और जैसे ही मई आगा ना, समझ जाओ ITCZ खिसक के ऊपर पहुंच चुका होगा। और मई के आसपास गर्मी पड़नी स्टार्ट होती, तो धीरे धीरे ITCZ भी ऊपर पहुंच चुका होगा। अच्छा बताओ, जहाँ ITCZ पहुंचेगा वो निम्न दाब का क्षेत्र नहीं है, और जब निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास तो हवाएं नहीं चल पड़ती। अब बताओ, अगर हवाओं में नमी हुई तो नमी धारण करके फिर उस क्षेत्र में हल्की वर्षा नहीं करेगी। शाबाश, वेरी गुड। देखो अब भारत का नक्शा देखो, ये वाला, ये भारत का नक्शा देखो क्या हो, देखो ध्यान तो सुना अच्छे तरीके से। मार्च के दिनों में होगा क्या, ध्यान से सुनना। मार्च के दिनों में ना जो भारत का, ये भारत है, पूरा भारत है, ध्यान से सुनना। मार्च के दिनों में ये भारत, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा, यहाँ हो जाए लो प्रेशर क्रिएट इस क्षेत्र में। जैसे जैसा न्यूज समझ जाओ, गर्मी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। और जैसे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, गर्मी, मैंने कहा सर्दी गई, जैसे सर्दी की जड़ चली जाएगी ना, तो इस पश्चिम उत्तर यहाँ पाकिस्तान का पोतवाड़ बोल लो, पोतवाड़ का पठार बोल लो, पाकिस्तान में पोतवाड़ का पठार पड़ता, तो पाकिस्तान का और जो भारत का पश्चिम भाग, पाकिस्तान का पूर्वी भाग और भारत का पश्चिम भाग, इस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट हो जा। आए समझ में, मार्च अप्रैल के महीने की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मार्च अप्रैल के महीने में ना लो प्रेशर क्रिएट हो जा, और अप्रैल में गेहूँ कटने स्टार्ट हो जा। तो यहाँ पता क्या हो, मार्च अप्रैल के महीने में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो उस लो प्रेशर का मतलब क्या होगा, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जैसे एक क्षेत्र में निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो आसपास तक हवाएं चल पड़ती है, इस ताकि भरेगा। लेकिन हवाएं ना इतने एरिया में घूम जाएगी, गोल गोल में हवाएं,
इतने एरिया में घूमे जाके, और उनके पास नमी भी नहीं होने की। इसलिए मार्च और अप्रैल के महीने में ना धूल भरी आंधियां दिखाई पड़ती है पूरे लगभग उत्तर भारत के मैदानों में। आया समझ में? मार्च अप्रैल के महीने में कभी भी जान पूछ कभी भी आना करवाओ। और तुमने देखा हो गेहूं के टाइम पर कितनी धूल भरी आंधियां चलती है, बात समझ में आई है? तो इस पूरे क्षेत्र में जाकर ना धूल भरी आंधियां चलती है, वह भयंकर वाले तूफान आते हैं। अब समस्या क्या हो, जो आसपास तो हमारी चल रही ना, क्या उनमें नमी है? अगर नमी होती तो आसपास के क्षेत्र तक टकराती, थोड़ी थोड़ी वर्षा भी करती। हाँ, अगर ये जो लो प्रेशर है, ये चलने वाली हवाएं हैं, अगर ये आर्द्रता युक्त हो जा और इनका प्रभाव काफ़ी दूर तक हो जा और यहाँ तक पहुँच जाए, ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, जो ये आसपास तो पवनें चल पड़ी हैं, आसपास तो जो पवनें चल पड़ी ना, ये पवनें अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो यहाँ तक नमी खींच लेगी और वर्षा कर जाएगी। कभी कभी वर्षा हो भी जाएगा। ऐसा समझ, जब इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाए, लो प्रेशर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जा, तो ज़्यादा दूर तक नमी खींच कर लेगा, ज़्यादा दूर की हवाएं भी एक्सेप्ट कर लगा, तो फिर यहाँ वर्षा हो जाएगी। तो कभी कभी ऐसा हो जा, मार्च अप्रैल के महीने में हल्की हल्की वर्षा हो भी जा, ऐसा समझ। तो लेकिन यहाँ ना पूरे भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर धूल भरी आंधियाँ चलती है। दूसरी भाषा में ना उत्तर भारत के मैदान में लू के नाम से जानते हैं। अब पता लग गया लू क्या हो, समझ में आई बात है? इसे लू के नाम से जानते हैं। लेकिन बताऊँ धीरे धीरे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जागे तो लोग अंदाजा लगाते हैं आज बारिश होगी। तो गर्मी बढ़ने का मतलब ITCZ पहुंच चुका है वहाँ, क्योंकि वहाँ अधिकतम तापमान होगा, और जब अधिकतम तापमान होगा तो निम्न दाब का क्षेत्र और विकसित होगा, फिर वो लंबी लंबी दूर दूर के वहाँ खींच कर लेगा आगा, फिर उसके अंदर पानी भी होगा, तो वो पानी वहाँ से उठा लगा, कुछ नहर में से पानी चुरा लगा, ऐसे वजह, और फिर जब घना घोर वर्षा करेगा। ITCZ हल्का हल्का फिर दिमाग में कॉन्सेप्ट तो तैयार हो रहा है। मुझे भी इस तरह जब मैं पढ़ रहा था ना, तो पढ़ते पढ़ते एक लाइन पढ़ू था और फिर सोचो था, फिर एक लाइन पढ़ू था फिर सोचो था। तो सोचो वो इंसान कैसे बना होगा जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी उस बेचारे को। समझ में आया बात? ये उसकी रुको 1 मई के आसपास, लगभग 5 मई के आसपास ना, जो ITCZ 5 मई के आसपास, ये ITCZ ना 5 मई के आसपास भारत के अंदर केरल के आसपास पहुंच जाता है। देखो ITCZ वाला क्षेत्र पहुंचेगा मई के महीने में, मई के पहले वीक में, पहले सप्ताह के दौरान ये ITCZ ना भारत के अंदर प्रवेश कर जाता। अच्छा बताओ, ITCZ पहुंच गया तो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ होगा, जरूर उत्पन्न हुआ होगा, हाँ वह नहीं होगा। अच्छा उच्च दाब भी विकसित हुआ होगा। अच्छा जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ होगा, लो प्रेशर, तो आसपास तो उसे भरने के लिए कोई आएगा। अच्छा आसपास समुद्र नहीं है, अब तो समुद्र कहीं स्थलखंड थोड़ा ही है समुद्र। और जब बताओ जो आसपास तो हवाएं आ रही होगी, उनमें तो नमी होगी, और नमी होगी तो वर्षा भी करेगी। तो हाँ, तमिलनाडु में और केरल में और कर्नाटक में इस ITCZ मई के महीने में शुरुआत में वर्षा हो जा। इसे परपुष्ट वर्षा बोलते हैं, परपुष्ट वर्षा। ये जो आसपास वर्षा होना, कम मात्रा में वर्षा होगी, लेकिन होगी बढ़िया करके, ठीक ठाक तरीके से वर्षा होगी, अच्छी तरीके से। ये भारत में पहला दस्तक हो गर्मियों के मौसम में, आज समझ, क्योंकि ITCZ यहाँ पहुँच चुका अभी। और जैसे जैसे ITCZ ऊपर पहुँचता चला जाएगा ना, यूँ समझ जाओ धीरे धीरे फिर मानसून प्रभावी होता चला जाएगा। तो ITCZ का यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो चुका, और जैसे यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा तो आसपास के क्षेत्र तक हवाएं चल पड़ती है और यहाँ वर्षा करती है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी, यहाँ इन वर्षा को ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग तो इन्हें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के बाद इस वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं, आम्र वर्षा। और ये जो वर्षा हो ना, गेहूँ जो हुआ यहाँ से, गेहूँ की खेती के लिए ऊपर जो उस पर ना छोटे छोटे दाने पड़ चुके हों, जिसे हम बैल कहते हैं, उसके अंदर जो उनके लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है ये वर्षा। यहाँ तमिलनाडु कर्नाटक केरल के अंदर इस वर्षे जब पहली बार वर्षा होने हैं मई के महीने में, लोग इसकी पूजा पाठ भी करते हैं। वहाँ इतना खतरनाक पूजा पाठ करते हैं क्योंकि उनके दानों में ना गेहूँ उभर आते हैं। आया समझ में? जो गेहूँ है ना उसके अंदर बड़े बड़े मोटे मोटे दाने उभर आते हैं, तो लोग बड़ी मात्रा में पूजा पाठ करते हैं। समझ में आ बात है? और जो ना आगे जैसे ये धीरे धीरे ITCZ ऊपर खिसकता जाता धीरे धीरे, तो अगर ये कमज़ोर हो जाए, यहाँ जो ITCZ यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र कमज़ोर हो जाए, तो ये समझ जाओ कम मात्रा में वर्षा होगी। फिर लोग वहाँ देश दोष देते हैं, कल्चर पक्की बात है, यहाँ किसी ने पाप करा होगा, इसलिए फिर यहाँ से वर्षा नहीं हुई। आया समझ में? धीरे धीरे ये बताओ, ये बात समझाई मई के महीने में कौन कौन सी घटनाएं घट रही, समझ आई बात? तो इस जो मैंने वर्षा बताई, इसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम हो सकता है, कभी इस तरह का सवाल पूछ लो कि इस राज्य में इसका क्या नाम हो, आम्र वर्षा कौन सी वर्षा हो, और तुम्हें पता। और ये धीरे धीरे ये वर्षा ITCZ फिर ऊपर खिसकेगा, जैसे 5-10 मई के आसपास 10 दिन और लगेंगे और ये ना कर्नाटक पार चढ़ चुका होगा आपका,
हाँ, ये कर्नाटक पार कर चुका होगा और इधर भी समुद्र, अब इधर भी समुद्र, और यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ। और जब निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ और ये उच्च ताप का क्षेत्र विकसित हुआ और तापमान उच्च होगा तो बताओ यहाँ का समुद्र भी तो गर्म हो रहा होगा। तापमान उच्च नहीं है और गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा दोनों तरफ तो पवन भी चल पड़ेगी निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए, और फिर भी इस क्षेत्र में घूमेगी और यहाँ भी आसपास जहाँ पहाड़ियाँ होंगी उससे टकरा कर सारे में वर्षा करेगी। 10 मई के आसपास यहाँ कर्नाटक के क्षेत्र में वर्षा होगी। लेकिन पता है यहाँ इतनी मात्रा में प्रभावी नहीं हो पाता मानसून, ठीक है। इसलिए जो चेन्नई वाला इलाका नहीं हो, यहाँ कम मात्रा में मानसून प्रभावी हो, क्योंकि वहाँ कोई पहाड़ी नहीं है टकराने के लिए। आए समझ में, ठीक है। जो मानसून है ना इतनी वर्षा नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाता यहाँ का जो मानसून हो। अभी मानसून नहीं आया यहाँ से, अभी तो ITC-Z खिसक रहा ऊपर, अभी बात समझ में आई। और धीरे धीरे जैसे जो ITC-Z खिसकते ऊपर पहुँच जाता है यहाँ 20 मई के आसपास, और जैसे 20 मई के आसपास पहुँच जाएगा ना यहाँ, बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई। और जो ITC-Z खिसकते ना, जब यहाँ मुंबई के पास पहुँच जाता उधर पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ फिर यहाँ भी वर्षा करेगा। और यहाँ तो इतनी कभी कभी इतनी खतरनाक वर्षा हो जा कि यो ना काल बैसाखी नाम का त्यौहार मनाया जा पश्चिम बंगाल में, बहुत फेमस। बैसाख का जो महीना हो ना वो मई का ही महीना हो, सच में ही। हाँ, तो काल बैसाखी नाम का त्यौहार मनाया जा 20 मई के आसपास, यहाँ बहुत फेमस हो इस वर्षा, क्योंकि वो जो हाँ वर्षा हो ना, इधर तो फिर नमी खींच लगा, इधर तो नमी खींच लगा और यहाँ वर्षा करता रहेगा। समझ नहीं बात यार। तो ये जो आसपास के इलाके यहाँ तुम जाओगे तो यहाँ कभी हमेशा कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, और यहाँ भी ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही। नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ का, क्योंकि समुद्र के पास वाले तटीय वाले इलाके ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें सारे के सारे, क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर गर्मी पड़ेगी क्यों, पास में ही समुद्र। आया समझ में, बगल में तो समुद्र, साइड में बगल में ही। आया समझ में, वही वही कहावत होगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। आया समझ में, सुनी नहीं है कहावत। शहर में क्या पड़ रहा है, पीट रहा है ढिंढोरा, और छोरा कहाँ, बगल में। छोरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ए छोरी की बात, मतलब यहाँ भी तेरे साथ तुम सोच, छोरी की बात नहीं करी है तो बदल दो कैसे, शहर में छोरी, चलो इतनी बात बताओ समझ में नहीं है। जैसे ना 1 जून आता है, 1 जून, 21 जून नहीं आया अभी, 21 जून को सूर्य ये कर्क रेखा गुजरा है यहाँ से, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लगातार खड़ी पड़ती है, और भारत के अंदर 21 जून को सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है एक आंकड़े के मुताबिक। सही डाटा नहीं है, याद रखना बात यार, सही बात है। 21 जून को, तो 21 जून को ये समझो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर, जहाँ इस क्षेत्र पर रहता होगा ना, ये समझो उसकी परछाई गायब सीधी छोटी हो जाएगी इसकी परछाई। बहुत गर्मी पड़ती है जून के महीने में, सबसे ज़्यादा गर्मी भारत में पड़ती है, उत्तर भारत में। समझ में आया बात है। तो एवरेज निकल रहा है पूरा का पूरा। तो ये बताओ 1 जून को यहाँ पहुँच जाएगा ITC-Z, तो इस पूरे क्षेत्र में वर्षा करेगा, इस पूरे क्षेत्र में। और जैसे 21 जून पहुँचाएंगे, धीरे जून के महीने में आते आते, तो बताओ ITC-Z यहाँ पहुँच चुका होगा। अब तो आसपास के जो मानसून प्रभावी हो चुका होगा, आसपास का जो मानसून प्रभावी हो चुका होगा। और जैसे जून तक पहुँच जाने वाले हैं ना, जैसे जून तक आप यहाँ पहुँच जाओगे तो जून तक ये ITC-Z थोड़ा सा और ऊपर गिर रहा होगा। अब ये लो प्रेशर है ना, और ये बहुत और एक्टिव हो चुका होगा। कुछ तो है तो यहाँ निम्न दाब पहले, अब यहाँ निम्न दाब तो होगा और तापमान भी उच्च होगा, और जब तापमान भी उच्च होगा तो साइड से यहाँ का जो मानसून, ये वाला मानसून गर्मियों के दिनों में, ये वाला मानसून, ये जो 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 क्षेत्र यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हुआ ना, ये बहुत दूर तक हवाएं खींच कर लेगा आगा इसे भरने के लिए। अब जो यहाँ तक हवाएं आएंगी, और ये ना इतना सारा पानी लेकर आती है, कहते हैं भारत के अंदर 90% वर्षा का कारण ये वाला मानसून, अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। बात समझ में आया, ठीक। और बाकी मैंने तो बताया, इसे भरने के लिए कुछ ना कुछ आएगा। वो बोतल वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, मैं बोतल को ऐसा करके खींचा था मैंने, और फिर साइड से ऐसा करके हवाएं आई थी नहीं, साइड से भरने के लिए कुछ ना कुछ आ जा, ऐसे ऐसे सिस्टम तो करके दिखाता रहता हूँ मैं। समझ आई बात है। ये 9th क्लास की फिजिक्स से सीखे मैंने, तुम भी पढ़ सकते हो 9th क्लास। ऐसे सब पढ़ने का मौका मिलेगा, पूरी साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा, पूरी इंग्लिश, पूरी हिंदी, पूरा मैथ, पूरी रीजनिंग। डोंट वरी, शांति से बैठो, ये साल गुजर जाने दो। सही बात है, वो साल दूसरा तो साल दूसरा है, जाने दो, क्या दिक्कत हो रही। फिर लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे होंगे, बस यही तो वक्त भारी। ऐसे भी कह के इस बात को टाल दो कि कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा। सही बात यह है, किसी बोर्ड के मंदिर के बाहर लिखा हुआ था कि ये भी गुजर जाएगा,
मैंने वहीं से फ़ोटो खींच लिया था। तब तुम्हारी बात है, तब तेज चर्चाओं में आ गया, ये भी गुजर जाएगा। शमशान घाट के बाहर लिखा हुआ था, एक बार गया था यूपी में किसी गाँव में, ये भी गुजर जाएगा। समझ में आया दिया, ये भी गुजर जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से लिख दो भाई। अब लिखना क्या है, अब इसके अंदर कैसे लिखोगे, ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। ठीक, अब समझ तो लिया सारा का सारा। अब लिखने का भी तो कला हो, वह एक दिन में डेवलप नहीं होती, उतनी एक स्किल हो लिखने का। तो हम अपनी बात को कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हो। अब मुझे इतना अनुभव है, अभी जितनी बार बोल लूँगा बदल बदल कर बोल लूँगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अपनी बात को सीमित शब्दों में लिख सकूँ, क्योंकि समझ में तुम्हें सबको आ चुका हो क्या रहा, क्या क्या बदतमीजी है। ठीक, ये बताओ, तो हमें हेडिंग बनाएंगे ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, और उसमें यही भाषा, इसका सूत्रपात इस तरह करके लिखेंगे जैसे मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले वाला चित्र बना देंगे, डायग्राम बना दोगे, इस ये वाला डायग्राम बनाएंगे और यहाँ से अपनी बात प्रारंभ करेंगे। देखो, मैं अपनी भाषा कन्वर्ट नहीं करूँगा इस बार, मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल लूँगा, जो समझ लो मैं लिख रहा हूँ, यही बात अपने नोट्स में लिखनी। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, समझ में आया बात? या भारत में ग्रीष्म ऋतु 22 मार्च से प्रारंभ होती है और लगभग जून तक, सितंबर तक चलती है, सितंबर तक चलती है। भारत में ग्रीष्म ऋतु मार्च से शुरू होकर लगभग सितंबर तक चलती है। समझ में आया बात? या एक लाइन लिखनी पहले, या दूसरी लाइन क्या लिखनी, हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर ITCZ पाया जाता है। ब्रैकेट में हिंदी वाला नाम लिखोगे, हम जानते हैं कि विषुवत रेखा पर ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र पाया जाता है। यह उच्च ताप तथा निम्न दाब का अक्षेत्र होता है। यह कभी स्थिर नहीं रहता है, यह खिसकता रहता है, और कहते हैं, यानी लिखते कहते हैं, ये भाषा आ चुकी है। 22 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और यह उत्तरायण होने लगता है। 22 मार्च के बाद सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और 22 मार्च के बाद यह उत्तरायण होने लगता है, और यह जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ता है तो 1 मई के पहले सप्ताह में यह ITCZ तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक वाले भाग में पहुंच जाता है। ठीक, अब बताओ, निम्न दाब का क्षेत्र नहीं विकसित हुआ तो पहुंच जाता है। इसके बाद लिखोगे, तो निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास के क्षेत्र से स्थानीय पवनें चल पड़ती हैं। अब स्थानीय पवनें चल पड़ती है तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में वर्षा का कारण बनती है। इसे शुरुआत में आम्र वर्षा, कहीं कहीं इसे इन अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कर्नाटक में इसे आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं, बात बताओ समझ में? यह वर्षा गेहूं की खेती के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। यह वर्षा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह ITCZ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, और जैसे यह आगे की ओर बढ़ता है लगभग 20 मई के आसपास यह पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है। समझ में आया? लिख लोगे, प्रभावित हो जाएगा। ऐसे तो लिखते हैं भाई, यही तो भाषा चाहिए। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां से भी इस ITCZ के पास इसे यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है, और इसे भरने के लिए आसपास से स्थानीय पवनें चल पड़ती है जो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में वर्षा का कारण बनती है। समझ में आया बात? या लिख दो कितनी बात? या इसलिए मई के महीने में पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अब तो लिख लोगे, बस वीडियो का इंतजार है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? यह ITCZ धीरे धीरे जून के पहले सप्ताह तक कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। यह ITCZ धीरे धीरे जून के पहले सप्ताह तक कर्क रेखा पर पहुंच जाता है और वहां निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में उत्पन्न होने वाला निम्न दाब का क्षेत्र अब और अधिक प्रभावी होने लगता है। तो जो पवनों की लिख देना यहाँ तक, और अधिक प्रभावी होने लगता है। ठीक, जब ये बताओ, ये जब भी प्रभावी होगा तो अरब सागर उस तरह जो चलने वाला मानसून वो आर्द्रता युक्त नहीं होता, तो जो पवनों को खींच कर लेगा ये वाला जो निम्न दाब का क्षेत्र, वे आर्द्रता युक्त नहीं होगी।
जून के पहले सप्ताह में जो पश्चिम उत्तर भारत के भाग में, पश्चिम उत्तर भारत भाग में जो निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है, उस वह दूर से, अधिक दूर से आर्द्रता युक्त पवनों को खींच कर लाता है और लगभग पूरे भारत में जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में पूरे भारत में, समूचे भारत में वर्षा का कारण बनता है। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इस बात को ना हम और अच्छे तरीके तक कल समझेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है। ये ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि थी। अब हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ वर्षा होगी, और ये फिर लौटता हुआ मानसून पढ़ेंगे कि लौटता हुआ मानसून भी वर्षा करेगा। लेकिन लौटता हुआ मानसून जब टकरा का आगा वापस, वो बहुत कमजोर पड़ चुका हो। समझ में आई बात है? फिर बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून पढ़ेंगे। यहाँ मानसून 2 भागों में बंटने वाला। अभी तुम ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि समझी तुमने, और इतना ही लिखना तुम। बात समझ में आई क्या? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आज के एपिसोड में हम इतना ही रखते हैं और तुम्हारी हमारी मुलाकात। अच्छा, क्लास नंबर 42 दिया, 42। बड़े महान इंसान हो ना तुम। 42 क्लास है। समझ आई बात? या रब ने चाहा अब हमारी मुलाकात पता नहीं कब होगी। हाँ, पता नहीं कब होगी हमारी मुलाकात। हाँ हाँ, सच में पता नहीं कब होगी।